नमस्कार, स्वागत है। आज हमारे पास आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तिमाही नतीजों की कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है। ये भारत की एक बहुत बड़ी और जानी मानी केमिकल कंपनी है और ये कॉल 3 फरवरी 2026 को हुई थी। और इस कॉल को देखने का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कंपनी ने कितने पैसे कमाए हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब पूरी दुनिया में आप देखिए एक आर्थिक सुस्ती और व्यापारिक तनाव का माहौल है, तब ये कंपनी न सिर्फ टिकी हुई है बल्कि आगे भी बढ़ रही है। सही कहा, ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है। ये कहानी है वैश्विक व्यापार के बदलते समीकरणों की, मैन्युफैक्चरिंग में एआई जैसी नई तकनीक के इस्तेमाल की और चीन की एक ऐसी नई नीति की जो शायद पूरी केमिकल इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल सकती है। तो चलिए इस कॉल के एक एक हिस्से को खोल कर देखते हैं और पता लगाते हैं कि भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भी आरती इंडस्ट्रीज के नतीजे इतने मजबूत क्यों दिख रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये हमें ये भी बताती है कि कैसे कुछ भारतीय कंपनियां वैश्विक सप्लाई चेन में, आप कह सकते हैं, चीन का एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही हैं। हम उन 3 बड़े मैक्रो ट्रेंड्स पर भी गहराई से बात करेंगे जिनका जिक्र मैनेजमेंट ने किया, जो न सिर्फ आरती इंडस्ट्रीज बल्कि शायद पूरे भारतीय केमिकल सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। इस तिमाही मतलब Q3 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2,492 करोड़ रुपए रहा। ये पिछली तिमाही से 11% ज्यादा है। वैसे तो 11% की बढ़ोतरी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हम जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो ये बढ़ोतरी आई कहां से? क्या वे अपने प्रोडक्ट ज्यादा महंगे बेच रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कहानी कीमतों की नहीं बल्कि वॉल्यूम की है। मतलब उन्होंने ज्यादा माल बेचा है। ये जो ग्रोथ है ना, ये आई है उनके कुछ खास उत्पादों की बढ़ी हुई बिक्री की वजह से, जैसे MMA, NT और DCB। अब ये नाम सुनने में काफी टेक्निकल लगते हैं, पर जैसे MMA मतलब मिथाइल मेथाक्रिलेट, ये वही केमिकल है जिससे प्लेक्सीग्लास या एक्रिलिक शीट्स बनती हैं। अच्छा, जो हम विज्ञापनों और सजावट में देखते हैं। एग्जैक्टली। इसकी मांग पेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, तो इन जैसे उत्पादों की ज्यादा बिक्री ने कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाया है। अच्छा, तो ये वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है। और मुनाफे का क्या हाल है? कॉल में बताया गया है कि उनका EBITDA यानी ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले का मुनाफा भी 11% बढ़कर 323 करोड़ रुपए हो गया है। और टैक्स के बाद का शुद्ध मुनाफा तो 25% बढ़कर 133 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यहाँ एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। कंपनी के कुल रेवेन्यू का 65% हिस्सा एक्सपोर्ट से आया है, जो एक रिकॉर्ड है। ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी अब जानबूझकर घरेलू बाजार से ज्यादा विदेशी बाजारों पर ध्यान दे रहे हैं? ये एक बहुत सोचा समझा बदलाव है, महज एक संयोग नहीं। मैनेजमेंट ने इसे ग्लोबली बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने की रणनीति का हिस्सा बताया है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो किसी एक देश या बाजार की आर्थिक मंदी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। अगर भारत में स्लो डाउन है तो अमेरिका का बाजार उन्हें बचा सकता है। अगर यूरोप में दिक्कत है तो मध्य पूर्व में ग्रोथ मिल सकती है। ये सिर्फ बिक्री बढ़ाने की रणनीति नहीं, ये रिस्क को मैनेज करने की एक बहुत ही स्मार्ट कहानी है। हाँ, मतलब अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें तब देखने को मिला जब अमेरिका में टैरिफ से जुड़ी कुछ बाधाएं थीं। उन मुश्किलों के बावजूद वे दूसरे बाजारों में निर्यात बढ़ाकर अपना कुल वॉल्यूम बनाए रखने में कामयाब रहे। तो उन्होंने एक तरह से अपनी नाव को इस तरह बनाया है कि वो किसी एक लहर के भरोसे ना रहे, बल्कि कई लहरों पर एक साथ तैर सके। ये तो हुई कंपनी की अंदरूनी मजबूती की बात, लेकिन मैनेजमेंट भविष्य को लेकर काफी उत्साहित लग रहा था। हाँ, उन्होंने 3 बड़े वैश्विक घटनाक्रमों का जिक्र किया जो उनके और पूरे सेक्टर के लिए, आप कह सकते हैं, हवा का रुख बदल सकते हैं। हाँ, और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। पहला बड़ा घटनाक्रम है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब FTA। अच्छा। मैनेजमेंट ने माना कि इसका तत्काल असर शायद बहुत ज्यादा न हो, लेकिन ये लंबी अवधि के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है। इससे हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के निर्यात और यूरोपीय कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। अच्छा, तो मतलब भारत यूरोप को सप्लाई करने के लिए चीन का एक विश्वसनीय विकल्प बन सकता है। जी हाँ, एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प। दूसरा है अमेरिका भारत व्यापार समझौता, जिसे मैनेजमेंट ने राहत की सांस कहा। मैं चाहता हूं कि हम इसे थोड़ा और समझें। ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये एक सीधा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। पहले MMA, PDCB और NCB जैसे उनके प्रमुख उत्पादों पर पूरे टैरिफ लग रहे थे।
अब इस समझौते के बाद भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगभग 18% होगा, जबकि उन्हीं उत्पादों पर चीनी कंपनियों को 34% टैरिफ देना होगा। ये 16% का फर्क सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या चीनी कंपनियां इस नुकसान की भरपाई किसी और तरीके से नहीं कर सकती, जैसे अपनी सरकार से और सब्सिडी लेकर? यह एक वाजिब चिंता है, और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक बदलाव तस्वीर में आता है, और यह है चीन की एंटी इन्वोल्यूशन रणनीति। ये नाम सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका मतलब काफी सरल है। हाँ, ये एंटी इन्वोल्यूशन शब्द मेरे लिए भी नया था। इसे आसान शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक सब्जी मंडी की कल्पना करना, जहां 20 सब्जी वाले हैं। सब एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए अपनी कीमतें इतनी कम कर देते हैं कि आखिर में किसी को भी फायदा नहीं होता और सब्जी की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। मतलब एक ऐसी रेस जिसमें सब भाग तो रहे हैं, पर कोई आगे नहीं बढ़ रहे। एग्जैक्टली। इसे ही इन्वोल्यूशन कहते हैं। चीन की सरकार अब अपनी केमिकल कंपनियों से यही कह रही है कि बस अब और प्राइस वॉर नहीं, क्वालिटी, इनोवेशन और मुनाफे पर ध्यान दो। सालों से चीनी कंपनियां सरकारी सब्सिडी के दम पर दुनिया भर में सस्ते दाम पर केमिकल डंप करती थीं, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान होता था। अब चीन खुद इस मॉडल से दूर जा रहा है। तो ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बदलाव है या इसका कोई ठोस सबूत भी जमीन पर दिख रहा है? इसका ठोस सबूत भी है, और वो भी बहुत ताज़ा। कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया गया कि चीन ने हाल ही में एनसीबी चेन के उत्पादों पर निर्यात से मिलने वाली 13% की वैट सब्सिडी को हटा दिया है। अच्छा। वाह! और इसका असर तुरंत दिखा। इस फैसले के कुछ ही दिनों के अंदर वैश्विक बाजार में इन उत्पादों की कीमतें 7 से 10% तक बढ़ गईं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव है जो भारतीय कंपनियों के लिए खेल के मैदान को बराबर कर रहा है। वाह! तो ये तीनों बदलाव मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जहां आरती इंडस्ट्रीज के लिए भविष्य की राह काफी रोशन दिख रही है। जी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन बड़े वैश्विक बदलावों का असर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स पर कैसे दिख रहा है। चलिए उनके सबसे तेजी से बढ़ते हुए एनर्जी सेगमेंट से शुरू करते हैं। हाँ, एनर्जी सेगमेंट इस समय उनका मेन ग्रोथ ड्राइवर है, और इसका हीरो प्रोडक्ट है एमएमए, जिसकी हमने पहले बात की थी। इसकी मांग बहुत मजबूत है, खासकर अमेरिका में, जहां वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगे हैं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी अपनी एमएमए उत्पादन क्षमता को 290 किलोटन से ज्यादा से बढ़ाकर 360 किलोटन कर रही है। मतलब उन्हें भविष्य की मांग पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका को होने वाले उनके कुल निर्यात में अकेले एमएमए का हिस्सा 50 से 60% है। ये तो जबरदस्त है। अब आते हैं पॉलीमर सेगमेंट पर। मैंने नोट्स में पढ़ा कि यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज से एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन है। जी हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। इस सेगमेंट का एक प्रमुख उत्पाद है पीडीसीबी। इसका इस्तेमाल पीपीएस नाम का एक एडवांस्ड पॉलीमर बनाने में होता है। अब पीपीएस की खासियत यह है कि ये बहुत हल्का, मजबूत और ज्यादा तापमान सहने वाला होता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे बनाने में तेजी से बढ़ रहा है। सही पकड़ा। जैसे जैसे दुनिया में ईवीज की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे पीपीएस और उसे बनाने वाले पीडीसीबी की मांग भी बढ़ रही है। इसी ट्रेंड को देखते हुए आरती इंडस्ट्रीज अपने डीसीबी की कुल क्षमता को 120 से बढ़ाकर 140 किलोटन प्रति वर्ष कर रही है। तो ये तो कमाल का कनेक्शन है। एक केमिकल जो शायद किसी को पता भी ना हो, वो सीधे तौर पर ईवी क्रांति से जुड़ा हुआ है। अच्छा, उन सेगमेंट्स का क्या जो अब तक संघर्ष कर रहे थे, जैसे एग्रोकेमिकल्स और फार्मा? ये एक अच्छा सवाल है। इन सेगमेंट्स में वॉल्यूम तो स्थिर थे, लेकिन मुनाफा कम था। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी चीन से होने वाली डंपिंग, जिसकी हमने अभी एंटी इन्वोल्यूशन के संदर्भ में बात की थी। अब चूंकि चीन खुद इस नीति को बदल रहा है, तो उम्मीद है कि बाजार में कीमतें स्थिर होंगी और इन सेगमेंट्स में भी कंपनी का मार्जिन सुधरेगा। तो जो चीन पहले उनके लिए एक समस्या था, अब उसी चीन की नीति उनके लिए एक अवसर बन रही है। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि कंपनी सिर्फ वैश्विक हवाओं के भरोसे नहीं बैठी है, वे खुद भी अपनी नाव को और तेज चलाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। मैंने कॉल में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर काफी जोर देखा। क्या आरती इंडस्ट्रीज एक केमिकल कंपनी से ज्यादा एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनने की कोशिश कर रही है? आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि वे एक टेक इनेबल्ड मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं। वे अपनी बुनियादी ताकत यानी केमिस्ट्री को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स को लागू करना शुरू कर दिया है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है,
पर इसका जमीनी मतलब क्या है? इसका ज़मीनी मतलब है कि एआई की मदद से वे ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई मशीन कब खराब हो सकती है और उसे पहले ही ठीक कर लेते हैं। इससे प्लांट का अपटाइम बढ़ता है। साथ ही वे ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी लागत कम होती है। और इसी सिलसिले में उनके एक बड़े प्रोजेक्ट जोन 4 का भी जिक्र हुआ। मैनेजमेंट ने इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली वाक्यांश का इस्तेमाल किया, चीन के खिलाफ लास्ट मैन स्टैंडिंग गेम। ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है। एक भारतीय कंपनी चीन को लागत में मात देने का दावा कर रही है। आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो उन्हें इतना आत्मविश्वास दे रहा है? यह आत्मविश्वास उनकी स्वदेशी इन हाउस टेक्नोलॉजी से आता है। जोन 4 प्रोजेक्ट, जिसमें वे 1600 से 1800 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं, पूरी तरह से उनकी अपनी विकसित की हुई तकनीक पर आधारित है। सालों की R&D के बाद उन्होंने कुछ केमिकल्स बनाने की ऐसी प्रक्रियाएं विकसित की हैं जो दुनिया में सबसे कम लागत वाली हैं। और लास्ट मैन स्टैंडिंग गेम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कल को बाजार में कीमतें बहुत ज्यादा गिर जाती हैं और एक प्राइस वॉर छिड़ जाती है, तो बाकी कंपनियां शायद नुकसान में चली जाएंगी। लेकिन अपनी कम लागत की वजह से आरती इंडस्ट्रीज उस स्थिति में भी टिकी रहेगी, शायद आखिरी कंपनी बनकर जो अभी भी मुनाफा कमा रही हो। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं, ये उनकी व्यावसायिक रणनीति का मूल है। ये तो वाकई एक मजबूत स्थिति है। तो मतलब वे बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। जो लोग निवेशक की तरह सोचते हैं, उनके लिए इस बड़े निवेश का क्या मतलब है? हाँ, तो निवेशकों के लिए यहाँ एक अच्छी खबर है। मैनेजमेंट ने साफ किया है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी FY27 के लिए उनका अनुमानित कैपेक्स, मतलब नए प्रोजेक्ट्स पर होने वाला खर्च, काफी कम होगा। अच्छा। इसका मतलब है कि उनका बड़ा निवेश का चक्र अब पूरा होने वाला है। उन्होंने जो बड़े बड़े प्लांट्स लगाने थे वो लगा दिए हैं। अब फोकस इन निवेशों से रिटर्न कमाने पर होगा। कम खर्च और बढ़ती कमाई, ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कहानी ये निकल कर आती है कि आरती इंडस्ट्रीज सिर्फ मुश्किल समय का सामना नहीं कर रही, बल्कि 3 बड़ी वैश्विक लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ रही है। यूरोप के साथ FTA, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता और चीन की बदलती नीति। हाँ, और वो सिर्फ इन लहरों पर सवार नहीं है, वो अपनी नाव को ताकत देने के लिए टेक्नोलॉजी यानी AI और अपनी स्वदेशी R&D का इंजन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्य बदलाव देखने को मिल रहा है वो ये है कि कंपनी सिर्फ केमिकल बेचने वाली एक इकाई से आगे बढ़कर एक केमिस्ट्री आधारित, R&D केंद्रित और वैल्यू संचालित समाधान देने वाली कंपनी बन रही है। मतलब वो वैल्यू चेन में ऊपर की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल, जो किसी भी कंपनी के स्थायी विकास का सबसे बड़ा संकेत होता है। बिल्कुल सही। तो ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो सही समय पर, सही जगह पर है और भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार दिखती है। और अब इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात। इस पूरी बातचीत में हमने चीन की एंटी इन्वोल्यूशन नीति को आरती इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा। लेकिन क्या होगा अगर ये नीति बदल जाए या उतनी सख्ती से लागू ना हो जितनी उम्मीद की जा रही है? आरती जैसी भारतीय कंपनियों का भविष्य का विकास बीजिंग में लिए गए एक रणनीतिक निर्णय पर कितना निर्भर करता है? और ये आज की आपस में जुड़ी हुई ग्लोबल सप्लाई चेन की ताकत और उसकी नाजुकता के बारे में हमें क्या बताता है?